नई उड़ान सामाजिक सेवा संस्थान ने एक रंगारंग कार्यक्रम कलर बॉलीवुड कलर्स के नाम से पेश किया और साथ में चंबल का शौर्य बुक का विमोचन किया। सैनिकों का, हमारे देश के सिपाहियों के सम्मान के साथ ये प्रोग्राम शुरू हुआ। हमने बात की आयोजकों के साथ, आइए सुनते हैं। नमस्कार दर्शकों, आज एमबी न्यूज के स्टूडियो में कुछ विशेष मेहमान आए हुए हैं जो एक सामाजिक संस्था नई उड़ान सामाजिक सेवा संस्थान से जुड़े हैं। उनकी जो संस्था है वो नीडी लोग, जो जरूरतमंद लोग हैं, खास करके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो उनका स्वागत है एमबी न्यूज में और हम उनसे जानना चाहेंगे। हमारे साथ दो मेहमान यहाँ हैं, तो पहले हम जानना चाहेंगे, सर आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अजित कुमार विश्वकर्मा है सर, और मैं नई उड़ान सामाजिक सेवा संस्था का अध्यक्ष हूँ। नई उड़ान सामाजिक सेवा संस्था के अध्यक्ष हैं जी सर, अजीत विश्वकर्मा जी सर। अजीत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी जो ये संस्था है कितने सालों से काम कर रही है? सर ये हमारी संस्था 2014 से काम कर रही है। 2014 से काम? जी सर। तो इसमें किस तरीके का क्या काम होता है, क्या इसमें फंक्शन क्या होता है? सर इसमें फंक्शन नहीं, मतलब बहुत सारे हमारे जो सोशल काम है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो भी लगता है हमें, वो हम सब सारे काम करते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा काम हो गया एजुकेशन, शिक्षा। क्योंकि शिक्षा अगर हर इंसान के पास है तो इंसान के जीवन में तकलीफ बहुत कम रहेगी। शिक्षा से जुड़ा हुआ, मतलब जैसे स्ट्रीट एजुकेशन हैं या पुअर गरीब बच्चे हैं तो उनकी फीस वगैरह से लेकर सब आप उनको देखते हैं? सारी चीजें सर, बिल्कुल। अभी जैसे मान लीजिए एक रोड पे बंदा, कोई भी लड़का, छोटा बच्चा, उसके मम्मी डैडी अगर फुटपाथ पे खड़े होकर भीख मांगते हैं, पर हमारी संस्था का ये मिशन है कि कोई भी बच्चा है रोड पे खड़े होकर भीख नहीं मांगना चाहिए, वो बच्चा बुक उठा के स्कूल जाना चाहिए। ओके, तो इसमें आपकी टीम में कितने लोग मिलकर हैं? सर मेरी टीम में तकरीबन 16 से 17 एक्टिव मेंबर हैं, जो कि हम रात दिन एक कर देते हैं काम करने के लिए। तो आपका जरिया कैसा होता है? आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ नीडी आदमी है, गरीब है, पुअर है, उसको आपकी जरूरत है? ये कैसे पता चलता है? सर हमारी टीम में जो मेंबर है वो सब अलग अलग, मीरा भाईंदर और वसई विरार के एरिया में अलग अलग एरिया के मेंबर है। तो हर मेंबर को अपना एरिया एक दिया गया है कि जैसे मान लीजिए मैं मीरा रोड में रहता हूँ, तो मीरा रोड में जो भी जहाँ तकलीफ होती है, हमारे बहुत सारे और मेंबर हैं जो हमें सपोर्ट करते, बताते कि अजीत भाई यहाँ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप आइए, और हम वहाँ पहुँचते अपनी टीम के साथ, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अच्छा, जैसे मुझे पता चला कि किसी परिवार में एक बच्चा है और वो फीस नहीं भर पा रहा है, उसकी वजह से स्कूल ने उसको निकाल दिया है, तो ऐसे में उनकी आप मदद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे में हम उनकी मदद करते हैं। हम जाते हैं, उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, अगर कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो उनका फीस भी भरते हैं, और कुछ हमें लगता है कि हम इनका सपोर्ट कर सके अपनी संस्था के फंड के हिसाब से, अपना फाइनेंशियल देखते हुए कि हाँ हम इनको इतना डोनेट कर सकते हैं, तो हम उनको वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और ये स्वास्थ्य में, यानी अस्पताल में आप उनकी किस तरीके से मदद करते हैं? अस्पताल में जैसे कि अभी पकड़िए सर, आज के टाइम में बहुत छोटी मोटी बीमारियों को तो देखिए ट्रीटमेंट हो जाता है, बड़ी बीमारियों में कुछ ऐसे होते हैं कि जो गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीमें हैं, पर पेपर वर्क कंप्लीट ना होने की वजह से वो स्कीम के अंतर्गत तो आदमी नहीं आता है। कि जैसे आज मुंबई में रहने वाला आदमी है, अब वो यूपी का आया हुआ आदमी, उसका यहाँ राशन कार्ड नहीं है, अब वो राशन कार्ड यहाँ ना होने की वजह से वो मेडिकल का जो है लाभ मिलना चाहिए उसको, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, वो उसको नहीं मिल पाता है। अब कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों में 10 से 15 लाख रुपए का ट्रीटमेंट होता है सर। तो हमारी संस्था का यही उद्देश्य है कि वो एक नॉर्मल फैमिली कहाँ से 10 से 15 लाख रुपए जमा कर पाएगी, तो वहां पे हम उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं अपने संस्था की फंड से। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा जी कि ये इसकी जो संगठन की शुरुआत करने की, जी आपको ये टीम बनाने की प्रेरणा कैसे आई, कैसे शुरुआत की? ये प्रेरणा तो देखिए मैंने अपने दादाजी से सीखा है ये सारी चीजें, क्योंकि हमारे दादाजी पहले से ही समाज के लिए काम करते आ रहे हैं, तो वहीं से हमें प्रेरणा मिली है। और ये मतलब जब से मैंने होश संभाला है, जानने के लायक हुआ हूँ, तो मैं हमेशा, मेरा यही रहता है कि किसी न किसी इंसान की मदद करनी चाहिए। बहुत अच्छा, तो आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, जरूरतमंद बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, अस्पताल के लिए, जो कि आज की सबसे ज्यादा हमारे देश में ये जरूरत है
कि बच्चे शिक्षित हों और स्वास्थ्य में अच्छे से अच्छा उनका इलाज हो सके, क्योंकि आजकल हम देखते हैं इलाज बहुत महंगा हो गया है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एमडी के लिए, ये इंटरव्यू वार्ताकार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद। सिराज का जी, अब हम बात करेंगे उसी संस्था के दूसरे सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं, सिराज खान जी हमारे साथ। तो सिराज भाई, आपसे जानना चाहेंगे आपकी और अजीत जी की मुलाकात कैसे हुई, कब मुलाकात? साहब, ये बात 2019 के, जो पूरा दुनिया तबाह हो रहा था, कोरोना का टाइम था। अच्छा। वो टाइम पे सब अपने अपने लेवल पे कर रहे थे, मैं भी मेरे घर से कुछ कर रहा था, बाहर निकल के रोड पे। ऐसे एक जगह हम लोग, मैं मेरे लोगों के साथ कुछ बांट रहा था लोगों के लिए। वहीं पे सामने देखा एक बंदा पसीने में तरबतर कुछ बांट रहा है किसी को। गया बांट के, फिर मेरा जो सामान था ख़त्म, मैं उनके साथ जाके बैठा। फिर वहीं पे हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ। फिर वहाँ पे ये अजीत भाई मिले अपनी टीम के साथ, फिर हमारी बातें हुई। फिर वही बातें बढ़ते 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 कोरोना काल के बाद फिर हम लोग बैठे, और फिर ऐसे सिलसिला चलता रहा। और ऊपर वाले का एहसान है कि आज तक हम लोग साथ हैं। कितने सालों से आप साथ में? हो गया करीब 5 साल तो हो ही गया ना, 24 साल। जी 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 जी, साथ में। ये आपके मन में जज्बा है कि गरीब बच्चों का और इस तरीके से शिक्षा से लेकर काम होना चाहिए। जी साहब, इसमें आपकी क्या भूमिका रहती है? मेन जज्बा तो ये है कि लोगों के लिए काम करने का। लेकिन मैटर ये है कि हम लोग भी जॉब करते हैं, सब लोग जॉब करते हैं। एक जगह इकट्ठा होना मुश्किल था। फिर इन्होंने बताया कि नहीं, हम एक जगह इकट्ठा होते, एक पूरा सेटअप करते हैं प्रॉपर वे में। तो वो टाइम पे हम लोग सब जमा हुए, और काम करने का तरीका, अभी हमारे पास कुछ काम आता है कि साहब यहाँ पे लोगों के पास खाना नहीं है, मैं देख रहा हूँ आते जाते खाने पीने को नहीं है। तो हम लोग अजीत भाई को बोलते हैं, ये अपना कहीं भी रहते हैं भाग के आते हैं अपनी टीम के साथ। फिर हम सब एक साथ टीम बन के काम करते हैं और लोगों का मदद करते हैं। कुछ और भी हमारी बातें होती है, हम लोग इकट्ठे सब लोग डिसीजन लेते हैं। तो ये मीरा भाईंदर से लेकर कहाँ तक आपका नेटवर्क है? जी, हम लोग मीरा भाईंदर से विरार तक कह सकते हैं। और वैसे तो बहुत दूर दूर से कॉल आते हैं, हम लोग वहाँ पे पहुँच नहीं सकते, लेकिन जो हेल्प लगता है, मोरल सपोर्ट, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट, तो हम लोग करते हैं। तो आप फंड रेजिंग आपको कैसे आता है? डोनेशन मिलते हैं या कैसे? शुरुआत में तो बहुत दिक्कत आई होगी आपको। सर, शुरुआत में दिक्कत क्या, हमारा काम ऐसा है कि आखिरी तक दिक्कत आती है, क्योंकि लोगों का डिमांड बहुत ज़्यादा है और हमारे पास फंड रेजिंग नाम पे बहुत कम है। तो हम लोग कैसे भी मैनेज करते हैं, कहीं पहुंचते हैं तो उनको, तो हमारा काम रहता है पहले सेवा देना। फंड की बात जो है, ये जो अजीत जी हैं, ये समझते हैं कैसे, इनके पास तो डिमांड ही पहुंचता है कि भाई हमें इतना करना है। तो कुछ हम अपने पॉकेट से लगाते हैं, कुछ अपने बिजनेस से लगाते हैं, और भी जो हमारे मेंबर है वो अपने यहाँ से लगाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी जेब से भी खर्चा करके वो उनकी मदद करते हैं। साहब, ईमानदारी से बताऊं, कई बार नहीं, हमेशा ही ऐसा होता है, ज़्यादातर। क्योंकि हमारे पास कुछ पैसे रहते हैं, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमें अपने यहाँ से लगाने पड़ते हैं। तो आगे अब जो आपकी जर्नी है 5 साल से आगे, अब क्या इन बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत मास लेवल पे जरूरत है इनकी मदद करने की, और हमारी उम्मीद सरकारों से है, सरकारें नहीं कर रही है। सही, अस्पतालों की आज स्थिति आप देख सकते हैं, छोटे से छोटे इलाज के लिए एडमिट करो तो 5 लाख से कम बिल नहीं आता है। छोटे छोटे कई बच्चे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसी योजना बनाने की जरूरत है, मास लेवल पे उनकी मदद करने के लिए। उसके बारे में क्या आप सोच रहे हैं, कैसे की जा सकती है? साहब, आपने जो पूछा एकदम सही। मतलब आज का जो स्टेज है, सही मानो तो कब अमीर कब गरीब हो जाए पता नहीं। क्योंकि एक घर अगर 50 लाख की सेविंग रखा है, गलती से एक बंदा भी बीमार हो गया वो घर में, कैंसर जैसे मरीज से, तो उनके घर तक बिक जाते हैं। ये बहुत बड़ा, उस मुद्दे को लेके हम लोग अपने लेवल पे तो करते हैं, और सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि वो कुछ काम करे। हम लोग भी करते हैं। और रही बात, एक लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास, हम आपके थ्रू लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस संस्था के बारे में आपके चैनल पे जाए, समझे, उस पर कॉल करे, नंबर दिया है उस पर कॉल करें, और जितना मदद हो मदद करें। बस आपका सहयोग ही हमारी
सेवा करने की ताकत को बढ़ाती है। बिल्कुल, तो आप भी सोच रहे हैं कि आने वाले समय में और इसकी ताकत बढ़ेगी और ज़्यादा लोगों की आप मदद कर पाएंगे। बेशक, ये तो हमें हमेशा के लिए चाहिए, क्योंकि मदद करना ही हमारा काम है। आप मदद करवाओ, हम उसके लिए तैयार हैं। एमबीडी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नई उड़ान सामाजिक सेवा संस्थान से एक और सदस्य हैं। सर, आपका नाम जानना कपिल विश्वकर्मा। कपिल विश्वकर्मा जी हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप इसी टीम से जुड़े हुए हो नई उड़ान के साथ? जी सर, मैं संस्था से लास्ट 2015 से जुड़ा हुआ हूँ। और बचपन से मुझे जब भी मैं बाहर घूमता था अपने पिताजी के साथ, अपने दादाजी के साथ, तो बहुत सारे लाचार और बेबस लोगों को देखता था रोड पे। तो मन में उसी बचपन से ही मन में एक जिज्ञासा थी कि इन सब लोगों को हेल्प कैसे किया जाए, समाज की मुख्य धारा में इनको कैसे लाया जाए। तो तभी से ही जिज्ञासा थी। फिर जब भी हमने बड़े हो गया, थोड़ा पढ़ाई लिखाई किया, फिर मैंने सोचा कि ऐसा कौन सी संस्था से जुड़ूं जहाँ पे इन सबों का मैं हेल्प कर सकूं। तो उस समय हमारी मुलाकात अजीत विश्वकर्मा जी से हुई और हमने वहाँ से ही अपना ये जर्नी स्टार्ट किया, जहाँ से हमने सर्वे किया। बहुत सारी जगह पे हमने सर्वे भी किया, कहाँ कहाँ पे ऐसे लोग हैं, बेबस है, लाचार है, जिनको हम लोग हेल्प कर सकें। तो वहाँ से ही हमारी जर्नी स्टार्ट हुई सर। आप इस संस्था में कोई विशेष काम आपको दिया हुआ है या सब मिलकर के एक जैसा काम? नहीं सर, हमारा जो है ना मेन, हमने एक स्ट्रीट एजुकेशन के लिए हमने पूरा सर्वे किया हुआ और स्ट्रीट एजुकेशन पे हमारा पूरा फोकस है सर। तो स्ट्रीट एजुकेशन के लिए हमने बहुत सारे फंड रेजिंग का डिफरेंट हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि कुछ फंड रेज हो जहाँ पे हम लोग एक स्ट्रीट एजुकेशन दें। और उसके लिए सर हमने पूरे मीरा बंदर के अंदर सर्वे किया और काफ़ी लोगों से मिला जो रोड साइड में सोते हैं, दिन को दी खिलौने बेचते हैं और गुब्बारे बेचते हैं। तो और उन लोगों से हमने मिला और देखा कि कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम बच्चे हैं। तो सर्वे को हमने कंप्लीट करके रखा हुआ है और हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है हमारा स्ट्रीट एजुकेशन का है मीरा भाईंदर के अंदर। अच्छा, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। मैंने अभी आपके टीम के दूसरे सदस्यों से मैं बात कर रहा था। मुझे कहीं से पता चला है कि जरूरतमंद लोगों तक खाना भी आप लोग पहुंचाते हैं। जैसे किसी का बिल्कुल। मैसेज आपको आ जाता है कि यहाँ हमारे पास कुछ खाना है, तो क्या आप वो कलेक्ट करके उन लोगों तक पहुंचाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे संस्था का जो नंबर है उसमें सर आधी रात को भी जब भी देखिएगा मीरा बंदर के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं शादी विवाह के, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनका खाना बचता है। तो वो हमारे संस्था के नंबर पे कॉल करते हैं और वो आधी रात हो सर, 2 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, हम लोग उस खाने को पिकअप करते हैं सर। और बहुत सारे गरीब को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे बड़ी बात है सर, खाना देना बड़ी बात नहीं, लेकिन वो 3 बजे रात को भी जो है ना, जब भी हम लोग फूड देते हैं तो लेने वाले भी लोग मिलते हैं मुझे। मतलब आप देखेंगे सर, बहुत सारे ऐसे भूखे और गरीब लोग हैं जो खाना के इंतजार में भूखे सो जाते हैं, जहाँ पे हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये आपके पास कहाँ है आपका ऑफिस वगैरह? कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज को चलाते हैं, कुछ बैठक है? हाँ सर, हमारा मीरा रोड में ऑफिस है हमारा नई उड़ान संस्था का, जहाँ से सर हम लोग का बहुत सारा स्टोरेज। अभी भी हम लोग जैसे प्लानिंग किए थे कि कुछ गरीब बच्चों को, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पूरी तरह से बुक नहीं मिल पाता है, ड्रेसेस नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने सर्वे करके सारी चीज़ हमारे ऑफिस में रहते हैं और हमने एक महीने का एक पर्टिकुलर डे को प्लान करते हैं और उस स्कूल में हम लोग रीच करते हैं और जहाँ पे इस तरह के बच्चे रहते हैं उनको जाके हम लोग सामने से हेल्प करते हैं सर, मदद करते हैं। तो कुछ व्हीकल वगैरह, गाड़ी वगैरह कुछ? हाँ सर, संस्था के पास एक गाड़ी है जहाँ पे हम लोग उसी गाड़ी से आना जाना और रीच करते हैं। और नहीं होता है तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग यूज़ करके रीच करते हैं। कुछ टाइमिंग आप लोगों का रखा हुआ है? ऑफिस में कौन रहेगा, शाम को कौन रहेगा, सुबह कौन रहेगा? क्योंकि कॉल तो किसी भी समय किसी भी समय आते हैं सर। तो एक तो टाइमिंग तो अपना देखिए, जब भी आप सोशल वर्क में आते हैं तो कोई टाइमिंग नहीं होता सर। कोई लाचार गरीब कभी भी आपको कॉल कर दिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, रिसेंट में बता रहा हूँ, भक्ति वेदांत में एक हमारे संस्था से जुड़े कुछ लोगों का एक पर्सन का एक्सपायर हो गया था और उनकी सिर्फ वाइफ थी। उन्होंने आधी रात को हम लोग को कॉल किया, रात को 12:30 बजे। हम लोग उस समय भी हमारी टीम सारी वहाँ पे पहुँच गए। तो ऐसा कोई पार्टिकुलर टाइम नहीं। जब भी आप संस्था के लिए वर्क करते हैं, समाज के लिए वर्क करते हैं, तो इसके लिए कोई टाइमिंग नहीं होता सर। हाँ, बट ये है कि सभी लोग अगर अवेलेबल नहीं रहते, फिर भी संस्था में जो एक्टिव लोग हैं वो जरूर आपको अवेलेबल मिलेंगे। क्या सोचते हैं अभी जो समय चल रहा है, जिस तरीके से जिनको ये सारी चीजें करनी चाहिए,
हमारी व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है और वो कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है। बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं, कैसे इसको बैलेंस किया जाएगा, कैसे होगा? सर इसके बैलेंस के लिए सर आपको जो ग्राउंड लेवल पे काफ़ी वर्क करने पड़ेंगे, जो कि होता नहीं है आज के सिस्टम में। देखिएगा सरकार का जो योजना है वो एक पार्टिकुलर वर्ग के तक ही लोगों को मिल पाता है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है उसको आज तक उस सर मिल नहीं पाता है। और हम लोग चाहते हैं कि उसको मुख्य धारा में लाके उसको कैसे हेल्प किया जाए, इसके लिए हम लोग काफ़ी वर्कआउट करते हैं सर। इसलिए हम लोग अवेयरनेस के लिए भी जाते हैं, वहाँ पे हम लोग अवेयरनेस के लिए भी जो है जहाँ पे ग्राउंड लेवल जैसे रोड साइड हो गया, स्ट्रीट एजुकेशन हो गया, अदर चीज़ें वहाँ पे हम लोग सर्वे करके उसको हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और मुख्य धारा में कैसे ला सकते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम उनको कैसे बेनिफिट कर सकती है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग वर्क कर रहे ये हैं। जागरूकता अभियान आप चला रहे हैं। यस जागरूकता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एमबी न्यूज़ के लिए बात करने के लिए भी आपको थैंक यू राजेश जी, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी एमबी न्यूज़ के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से शुक्रिया। हमारे साथ एमबी स्टूडियो में आज एक और मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं जिनका नाम है पवन सक्सेना, और ये बहुत ही अच्छे लेखक हैं। इन्होंने अभी हाल ही में एक बुक लिखी है जिसका नाम है चंबल के शौर्य। आज यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ था, रंगारंग कार्यक्रम हुआ था, जो नई उड़ान सेवा संस्थान के साथ में कोलैबोरेशन में उस प्रोग्राम के साथ साथ इनका आज ये विमोचन भी था पत्रिका का, वो बुक का। तो पवन जी से हम कुछ खास सवाल करेंगे। पवन जी, मैं आपका ये प्रोग्राम देख रहा था जो रंगारंग कार्यक्रम नई उड़ान सेवा संस्थान की तरफ से रखा गया था जी, लेकिन उसमें दो वहां पर खास मेहमान उपस्थित थे जो हमारे वीर सैनिक हैं, जी। कारगिल युद्ध और नक्सली युद्ध से जुड़े हुए। जी। उनके हाथों विमोचन करवाना, और ये चीजें क्या, मतलब आपने किस तरीके से उनके हाथों विमोचन करवाया? जी। एक्चुअली था क्या कि ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था उसके ये वीआईपी चीफ गेस्ट थे मधुसूदन सुर्वे साहब, और शौर्य पदक विजेता मधुसूदन सुर्वे साहब, और कैप्टन प्रदीप पटनायक जी, जो कारगिल युद्ध में 7 महीने तक गायब रहे, पता नहीं जिंदा हैं कि नहीं, उसमें वो थे। तो उनको आना था, चीफ गेस्ट वही थे ही सर। तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात कि किताब का विमोचन भी उन्होंने किया। और आपका जो शौर्य वाली जो बात थी जी। वो अपने सैनिकों के शौर्य से, जी। अपने चंबल के शौर्य को भी वो सब कुछ चरितार्थ किया। जी। और प्रोग्राम आपने बहुत, जो नई उड़ान सेवा संस्थान ने प्रोग्राम रंगारंग कार्यक्रम रखा था, शानदार कलाकारों की प्रस्तुति थी, उसके बारे में क्या कहना है? सर ये तो इन लोगों की कड़ी मेहनत है सर, प्लानिंग है सर, कि कहाँ से म्यूज़िक, बॉलीवुड कलर्स म्यूज़िक वालों को कलेक्ट करना, उनको समझना, प्लस फिर पब्लिसिटी, प्रचार करना, हम कार्यक्रम क्या कर रहे हैं, लोगों से मिलना, 4-5 महीने तक लोगों से मिलना, फिर लोगों में विश्वास दिलाना कि भाई अगर मधुसूदन सुर्वे साहब आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, वहाँ विश्वास दिलाना कि हम सर ये काम कर रहे हैं। वो भी अनुभवी आदमी, ऐसे कैसे आ जाएंगे, कैप्टन प्रदीप पटनायक जी आ रहे हैं, तो उन तक विश्वास जताना जो इनके चेहरे पे दिखता है कि इन्होंने काम किया है। तो मैं इस बात पे बड़ा गर्वित हूँ, और मुझे इस बात का बड़ा अच्छा लगता है कि मैं इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। काम इन्होंने बहुत अच्छा किया और अभी भी कर रहे हैं सर। जहाँ तक सोशल वर्क की बात है, मैंने देखा है कि कहना चाहिए कि आकांक्षाओं और आशाओं को सर ये पंख देते हैं। जो उड़ान जो नाम है, नई उड़ान जो नाम है, वो बिल्कुल चरितार्थ होता है सर। बिल्कुल, ये हमने सारे जो मेहमान आए हुए थे संस्थान से जुड़े हुए, उनसे हमने बात की है। बहुत ही अच्छा काम ये टीम कर रही है, खास करके ये संस्थान भी कर रहा है, जो आज के समय में बहुत ही ज़रूरत है ज़रूरतमंद लोगों के लिए। तो पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी को आपकी ये बुक चाहिए, पढ़नी है, तो वो कैसे हासिल कर सकता है? जी, आपके माध्यम से मैं सभी पाठकों से ये कहना चाहूँगा कि चंबल का शौर्य अगर आप चाहते हैं तो उसको, जो हमारी नई उड़ान सामाजिक सेवा संस्था है, उसकी हेल्पलाइन पे बुक कर सकते हैं। वहाँ से वो खरीद सकते हैं? जी बिल्कुल खरीद सकते हैं। और मैं एमबी न्यूज़ का आभार व्यक्त करता हूँ नई उड़ान सामाजिक सेवा संस्थान की तरफ से कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एमबी न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।